जी जी सर, नेक्स्ट अपने है मनीष राय। मनीष जी, मनीष जी। मनीष जी आवाज आ रही है? सर मेरी आवाज आ रही है? नमस्कार सर। हाँ ठीक है मनीष जी, ठीक है जी सर। हाँ मनीष जी नमस्ते। नमस्कार। मनीष कुमार राय, राजसमंद के रहने वाले हैं आप, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपने बीटेक कर रखा है। जी सर। और आपने एजुकेशनल, वो तो आपने लिखा नहीं, आपका प्रेफरेंस है आरएएस, देन आरपीएस, देन आरटीएस, इनके अलावा कुछ नहीं? इनके अलावा कुछ भी नहीं प्रेफर करते आप? तीन ही आपने चॉइस दिए हैं। और सर डीएस सर पूरा भैया। अच्छा, विविध सेवाएं आरएएस अधिकारी को करने को मिलती हैं, इसलिए आप करना चाहते हैं। जीवन वृत्त व सुरक्षा और पर्यटन विकास में आप योगदान करेंगे, जनता से योजनाओं को जनता से जोड़ेंगे अगर आप आरएएस अधिकारी बनते हैं तो। मनीष जी मुझे ये बताएं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ज्यादा स्कोप नहीं नजर आता आपको? सर बिल्कुल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत स्कोप है और डाइवर्सिटी वहाँ पे भी है, लेकिन जो डाइवर्सिटी से राजस्थान प्रशासनिक सेवा में है, मेरा मानना है कि वो डाइवर्सिटी वहाँ पे नहीं है, इसलिए सर मैं इस तरफ आया हूँ। अच्छा, तो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो आजकल अखबारों में आता है कि साहब इतनी ज़्यादा वैकेंसीज निकलती हैं और पेमेंट भी बहुत अच्छा होता है ना? आपको पता है एक मैकेनिकल इंजीनियर जितना कमा सकता है उतना आरएएस अफसर नहीं कमा सकता। आरएएस की ग्रेड क्या है आपको मालूम है? जी सर। कितनी है? सर L14 है, 54 ग्रेड पे। कितना बेसिक कितना होता है? सर आफ्टर प्रोबेशन 56,000 मिलते हैं सर। नहीं, ग्रेड क्या है? वो तो L14 बता दिया आपने। हाँ सर। कहाँ से कहाँ तक है ग्रेड? और ग्रेड पे कितनी है? सुनाई नहीं दे रहा, आपकी आवाज साफ नहीं है। 5400 है ग्रेड पे। और ग्रेड कितनी है? सर माफी चाहूंगा, ग्रेड मुझे ध्यान नहीं सर। तो माफी चाहूंगा, ग्रेड ध्यान नहीं सर मुझे। अच्छा कोई बात नहीं। आपको मालूम है आरएएस का कैडर कितना है? जी सर, जो डायरेक्ट वैकेंसी वाला है सर, नियुक्ति वाला, वो 399 का है। अच्छा, और प्रमोटीज का मिलाकर? सर मैं सर पूर्ण रूप से मुझे याद नहीं है, लेकिन वो सर 500 के आसपास है सर। अच्छा, राजस्थान में बहुत सालों पहले एक मैकेनिकल क्या कहते हैं पब्लिक अंडरटेकिंग यहाँ पर खुली थी राजस्थान में, HMT नाम से, जानकारी है? जी सर। कब खुली थी? सर मुझे याद नहीं है, लेकिन ये कोटा में थी सर। HMT? जी सर। HMT कोटा में कहाँ थी? वो बंद हो गई। तो माफी चाहूंगा सर। अजमेर में थी, वो बंद हो गई। चलो कोई बात नहीं। आप मुझे बता सकते हैं कि पावर क्या होती है? पावर, व्हाट इज पावर? पावर शक्ति, ऊर्जा। ऊर्जा तो क्या, शक्ति साइंटिफिक टर्म है ना पावर? सर जी सर। क्या होती है सर? जो पावर है सर, वो P=F/A के रूप में डिफाइंड होती है सर। नहीं वो तो ठीक है, वो तो, लेकिन उसको कैसे परिभाषित करते हैं हम? उसका अर्थ क्या है, आशय क्या है? सर किसी कार्य को करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वर्कफोर्स, उसको शक्ति के रूप में डिफाइन करते हैं सर।
आप ये जो कारों में और गाड़ियों में लेंस लगाते हैं ना, कांच, लेंस कितने प्रकार जी के सर। होते हैं? जी सर। सर लेंस सर दो प्रकार होते हैं, उत्तल और अवतल मुख्य रूप से। इसके अलावा सर बेलनाकार और द्वितल, दो अलग और भी होते हैं लेंस। तो ये जो उत्तल और अवतल जो है, ये इनमें क्या अंतर होता है? कॉन्केव और कॉन्वेक्स, है ना? जी सर। इनमें अंतर क्या होता है? सर जो उत्तल लेंस है, उसमें जो उसकी उभरी हुई सतह है वो अपवर्तन का काम करती है, और हाँ। अवतल लेंस में जो अंदर धसी हुई लेंस सतह है वो उसका अपवर्तन का काम करती है। उत्तल लेंस में सर, उत्तल लेंस में जो किरणें हैं वो अभिसारित होती हैं, सेंट्रलाइज होती हैं, जबकि अवतल लेंस में जो किरणें हैं वो अपसाइड होती हैं, बिखरती हैं सर। चलो, आप मेवाड़ के हैं, महाराणा प्रताप के बारे में आप जानते होंगे। जी महाराणा सर। प्रताप की सृजनात्मक विशेषताएं बताइए। कंस्ट्रक्टिव। हेलो। हाँ, महाराणा प्रताप की सृजन संबंधी उपलब्धियां बताइए, सृजनात्मक उपलब्धियां। सर जी सर। सर अगर जो सांस्कृतिक रूप से देखा जाए तो उन्होंने अलग अलग समाज के लोगों को इकट्ठा किया और अपनी सेना बनाई। अगर जो, आप समझे नहीं उन्होंने, मेरी बात? सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी। आप चलो, महाराणा माफी प्रताप के चाहूंगा सर। खनन प्रबंधन के बारे में बता सकते हैं? खनन प्रबंधन। सॉरी सर, माफी चाहूंगा सर। तो मैंने आपने पढ़ा होगा कि उन्होंने चांदी की खानें बंद करवा दी और लोहे की खानें चालू रखी। ध्यान आ सर रहा है? माफी चाहूंगा सर, मैंने इस संबंध में कोई नहीं ध्यान किया है। मैं सर तो यहाँ से जाने के बाद जरूर पढ़ूंगा सर इसको। ये जरूर पढ़ना आप। इसको खनन प्रबंधन कहते हैं। एक निर्वाह कृषि की बात करते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। निर्वाह कृषि ये क्या थी? सर सॉरी सर, सर इन संबंध में मुझे सर ध्यान नहीं है सर। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। आप मुझे थोड़ा अपन इतिहास की तरफ चलते हैं। भारत को विश्व गुरु कहा है, विदेशियों ने भी भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा है। कुछ एक दो राइटर्स के नाम बता सकते हैं विद्वानों के, जिन्होंने भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन के बारे में लिखा है? सर माफी चाहूंगा सर, इतिहास मेरा सर विषय नहीं रहा है, तो सर अच्छा, गहन मुझे ऐसा जानकारी इतिहास के में सर नहीं है। चलो, लेकिन जो सामान्य जानकारी तो होगी ना, जी सर। है ना? भारतीय दर्शन के बारे में, जी सर। शिवाजी के बारे में? नहीं सर, माफी चाहूंगा सर। शिवाजी के सर बारे में नहीं है? भारतीय दर्शन में सर गांधी जी के बारे में मैंने, जो आरएस का सिलेबस था उसमें मैंने पढ़ा है, तो जो सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ चीजें मैं जानता हूँ, तो सर मैं वो बता सकता हूँ सर। तो सिलेबस में और भी चीजें हैं ना भारतीय दर्शन से संबंधित? जी सर वो है। पढ़ी है आपने? जी मना सर। कैसे कर सकते हैं आप? पढ़ी है ना सर वो तो? जी सर, पढ़िए बिल्कुल। भगवत गीता के बारे में पढ़ा होगा ना? जी सर। है ना? भगवत गीता के बारे में तुमका जो महात्मा गांधी पर क्या प्रभाव पड़ा? जी सर। सर क्वेश्चन भगवत सर। गीता से महात्मा गांधी ने क्या सीखा? जी श्रीमद् सर। भगवत गीता से महात्मा गांधी ने क्या सीखा? जी सर। महात्मा गांधी ने सर, महात्मा गांधी की जो अस्त्य की जो परिकल्पना मान सकते हैं कि वो भगवत गीता की देन है। महात्मा गांधी जो अपरिग्रह है, वही भगवत गीता का ही देन है। क्योंकि सर भगवत गीता में हम देखते हैं कि कृष्ण भी कहते हैं कि जो आवश्यकता से अधिक है उसका हमको संग्रह नहीं करना चाहिए, वो गलत है। तो जो ये मूल जो सिद्धांत है इसका, गांधी जी का अस्त्य का अपरिग्रह का, वो हम कह सकते हैं सर वो भगवत गीता से ही आया है। भगवत गीता से ही आए। भगवत गीता में तो श्री कृष्ण लड़ने की बात करते हैं, युद्ध करो अर्जुन, वध करो सर अर्जुन, वो युद्ध अपने करो, अधिकारों। जी सर। अहिंसा परमो धर्म है। इसके आगे, इसके आगे की लाइन याद है? ध्यान है? नहीं अहिंसा सर। परमो धर्म ही है केवल रखा, आगे एक और है, धर्म हिंसा। नहीं नहीं पढ़ा? नहीं सर। धर्म हिंसा तथैव च। नहीं पढ़ा आपने? नहीं सर। तो ये जो भारत, अपने जो भारत के
अशोक चक्र है भारत के झंडे में, अपना राष्ट्रीय जो एम्ब्लेम है जी सर। अशोक चक्र, इसके बारे में जानकारी है? जी सर। सर ये सारनाथ के जो अशोक चक्र है सर, वो उसमें 24 तीलियां हैं और ये प्रगति का निरंतर गति करने का एक प्रतीक के रूप में इसको शामिल किया गया है। ये सारनाथ कहाँ पर है? सर सारनाथ सर ये मध्य प्रदेश में। पक्का? सर मैं पूर्ण रूप से सर आश्वस्त नहीं इसके प्रति। अच्छा अच्छा, इसके बारे में आश्वस्त हुए आप? अभी 24 जो आपने बताया, इनका क्या मतलब है? सर ये सर 24 तीलियां जो है, 24 जो घंटे हैं, जो 24 पहर हैं, उनके लिए है कि हमेशा निरंतर गतिशील रहें। अच्छा, तो बहुत बढ़िया। और एक आध सवाल आप मुझे इतिहास के बारे में बताएं, क्योंकि आप केवल मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सवाल नहीं पूछे जाएंगे, है ना, अपनी जो इतिहास और संस्कृति के सवाल भी पूछे जाते हैं। योग दर्शन के बारे में जानकारी है आपको? सर ज्यादा नहीं जानता हूँ सर मैं। खूब प्रचलन में है ये तो। हाँ सर, ये तो खूब प्रचलन में है। जी सर। है ना? योग दर्शन, योग सूत्र किसका सिद्धांत है? सर ये महर्षि पतंजलि का सिद्धांत है, उन्होंने दिया सर। हाँ, अच्छा। इसके 8 अंग हैं, इनके बारे में जानकारी है? हाँ सर, मैंने पढ़ा है। मैं कोशिश कर सकता हूँ सर, आप अगली देने को। महावीर स्वामी के बारे में कुछ पढ़ा है? हाँ जी सर। ये तो आपके आरएस के सिलेबस में है ना भाई? जी सर। जैन दर्शन। जी सर। जैन दर्शन ईश्वर को मानता है कि नहीं मानता है? सर वो कुछ जगह सर वो उसने ईश्वर को माना है और कुछ जगह ईश्वर को नहीं माना है, लेकिन हम कह सकते हैं कि वो ईश्वर को नहीं मानता। तो ऐसे थोड़ी एक ही बात कही थी महावीर स्वामी ने, तो मानते भी है नहीं भी मानते, ऐसा थोड़ी है। सर महावीर स्वामी के बाद की जो उनके अग्रज आए थे, उन्होंने सर मूर्ति पूजा का महावीर स्वामी ने हमेशा विरोध किया, लेकिन बाद में सर मूर्ति पूजा जैन धर्म में भी सर प्रचलित हो गई है। मारवा स्वामी ने तो मना किया था महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा के लिए। जी सर। जी सर। फिर भी जैन धर्म में मूर्ति पूजा को महत्व दिया जाता है। जी सर। सर जैन धर्म इतना कठोर नहीं है सर। जैन धर्म में जैन धर्म में और भी इस जैन धर्म में ऐसे संप्रदाय भी हैं क्या जो मूर्ति पूजा को नहीं मानते? जी सर। सर जैन धर्म में सर 2 संप्रदाय आते हैं सर, श्वेतांबर और दिगंबर। जो दिगंबर हैं सर, वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं। जो श्वेतांबर हैं, वो देखा गया है कि वो मूर्ति पूजा और वो थोड़े से लिबरल हैं जैन धर्म में। दिगंबर भी मानते हैं? दिगंबरों के जैन मंदिर नहीं है क्या? मंदिरों पे पूछो आपसे, दिगंबरों के जैन मंदिर नहीं है? ऐसे आप थोड़ा सोच के बताओ। दिगंबर भी मानते हैं, श्वेतांबर भी मानते हैं, 2 संप्रदाय प्रमुख हो गए। इसके बाद और भी कई संप्रदाय बन गए। मंदिर मार्गी, स्थानकवासी, नाम सुना है? नहीं सर, मैं भी तो। चलो कोई नहीं, आप इस संबंध में थोड़ी तैयारी करें, आपको मेरी शुभकामनाएं हैं, ठीक है ना मनीष जी? थैंक यू। ये तो सिलेक्शन तो अपने आप होता है, रिटर्न में आपके अच्छे नंबर आए होंगे तो, लेकिन थोड़ी सी आपको तैयारी करनी है और बाद में बात करेंगे आपसे। धन्यवाद। थैंक यू सर। जी सर, अतुल सर। जी मनीष जी, आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है सर। जी, आपने लिखा है कि राजसमंद में एक काम आप करना चाहते हैं कि अंतिम व्यक्ति तक सरकार और योजनाओं का लाभ पहुंचाना। जी सर। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए, अंतिम व्यक्ति का मतलब क्या है? सर अंतिम व्यक्ति का मतलब ये है कि वो व्यक्ति जिसको जो सरकार की योजनाएं हैं, जो स्कीम्स हैं, जो उसके हित के लिए जो नीतियां बनाई गई हैं, उनसे वो अभिज्ञ है। अशिक्षा की वजह से, संसाधनों की वजह से उसकी वहां तक पहुंच नहीं है। अच्छा, कैसे पहुंचाएंगे? कुछ ब्लूप्रिंट भी होगा आपके दिमाग में? जी सर, मेरे पास का ब्लूप्रिंट भी है। सर जो यहाँ पे स्कूल्स हैं, स्कूल्स में जो स्कूल्स है सर, वो जो अंतिम छोर हैं, गांव हैं, ढाणियां हैं, यहाँ पे कस्बे हैं, तो वहाँ पे स्कूल्स हैं। तो वहाँ के जो टीचर्स हैं, उनके माध्यम से वहाँ पे एक
साप्ताहिक या पाक्षिक रूप से कैसा कोई आयोजन कर सकते हैं, आपके गांव के जो सरपंच हैं उनके माध्यम से, जनप्रतिनिधि माध्यम के माध्यम से उन योजनाओं को उन व्यक्तियों तक पहुंचा सकते हैं, उनको भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं। अभी ऐसा नहीं कर रही है सरकार? सर, सरकार ऐसा कर रही है और सरकार के प्रयास बहुत सराहनीय हैं, लेकिन फिर भी सर कुछ चीजें छूट जाती हैं, तो मैं उन चीजों के प्रति कुछ मैंने मन में रखी है और मैंने अनुभव किया है, तो मैं उसमें अपना और सहयोग दूंगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप नया क्या करेंगे जो अभी सरकार नहीं कर रही है? सर, जो नीतियां बनती हैं वर्तमान में हम देखते हैं कि नीतियां जो बनती है वो टॉप टू डाउन बनती हैं, जिसमें हम देखते हैं प्राय जो ग्राउंड लेवल पे व्यक्ति है उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो वहां तक नहीं पहुंच पाती है। तो सर नया यही होगा कि जो नीतियां बनेंगी उसमें हम जो स्थानीय जनता है उनसे राय लेके उनकी आवश्यकताओं को जान के उनको हम ऊपर तक पहुंचाएंगे, उसके बाद नीतियों का निर्माण करवाएंगे, तो जो नीतियां हैं वो बेहतर रूप से क्रियान्वित होगी, उनका लाभ भी मिलेगा। अभी मैं मानूं कि अभी तक ये काम नहीं हो रहा है? सर, वर्तमान में जो पंचायती राज है और नगर निकाय है उनके द्वारा ये कार्य हो रहा है और इसमें काफी सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी सर इसमें काफी गुंजाइश है। मैं वही गुंजाइश जानना चाह रहा हूं, मैं बार बार पूछ रहा हूं, ऐसी चीज बताएं जो अब तक नहीं हो रही हो, कोई एक ऐसा इनोवेटिव आइडिया मुझे बताइए आप। जी सर, जहां मेरा जो क्षेत्र है यहाँ मैं देखा है जो कस्बे हैं, ढाणियां हैं बिल्कुल दूर की, वहाँ पर भील समुदाय है और दलित समुदाय है, उनको सर क्योंकि वो लोग शिक्षा का अभाव है उनमें, तो उनकी जो बातें हैं वहाँ सरकार तक नहीं पहुँच पा रही है। तो मेरा प्रयास होगा सर कि रात्रिकालीन या फिर जो सरकार की दूसरी स्कीम्स हैं जिसमें रात्रिकालीन शिक्षा होती है, प्रौढ़ शिक्षा होती है, पहले मैं उनसे जोड़ूंगा और उनको उनके अधिकारों के बारे में और सरकार उनके लिए जो कार्य कर रही है उनके बारे में समझाऊंगा। उसके बाद सर जो उनकी समझ विकसित हो जाएगी कि हमको ये आवश्यकता है, सरकार हमारे लिए कर रही है, तो वो बात सर उसके बाद जब मैं सरकार तक पहुंचाऊंगा तो निश्चित रूप से सरकार उनको ध्यान में रख के ही योजनाएं बनाएगी। चलिए, बहुत अच्छी बात। तो अब तक सरकार में बैठे इतने सारे प्रशासनिक अधिकारियों के किसी के दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई है? सर आई है और काम भी हुआ है, लेकिन वो सीमित क्षेत्र में ही हो पाया है, बहुत से क्षेत्र अभी भी अछूते हैं। मतलब अगेन मैं मानूं कि आपका इनोवेटिव आइडिया नहीं होगा? सर इनोवेटिव से सर हम ये समझ सकते हैं कि सर मैं उसमें तकनीक का यूज कर सकता हूं सर। जैसे आज हम देखते हैं कि जियो टैगिंग है, जियो टैगिंग के माध्यम से सर हम वहाँ की समस्या को बिल्कुल टैग करके सरकार तक पहुंचा सकते हैं, तो हम टेक्नोलॉजी को सर इस तरह से यूज कर सकते हैं उसके अंदर। मतलब 8 मिनट पूछने के बाद अब आप आए जो चीज मैं पहले लाइन से पूछना चाह रहा था आपसे कि आप क्या नया करेंगे, आपका क्या इनोवेशन होगा उस चीज में? सरकार तो कर ही रही है चीजें, आप क्या नया सुझाव देंगे, क्या करेंगे? सर इसके अलावा सर मैंने क्योंकि मैकेनिकल में इंजीनियरिंग कर रखी है तो मुझे तकनीक का थोड़ा सा अनुभव भी है। तो सर यहाँ हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, राजस्थान में मैं बताऊं सर, तो सीताफल की खेती होती है। सीताफल से सर मैं गुल का जो उसका सॉस वगैरह है, उसकी जेली है, उसका मैं उसमें जो वहाँ के स्थानीय हैं जो उनको तकनीक का ज्ञान नहीं है उनसे उनको अवगत करा के मैं तकनीक के माध्यम से उनको और ऊपर उठा सकता हूँ आर्थिक रूप से। सर खमनोर में चैत्री गुलाब से का बहुत फेमस है, खमनोर जो हमारे राजस्थान में है, गुलाब से गुलकंद वगैरह और इत्र वगैरह बना के तकनीक के माध्यम से और कॉस्ट को कम करके मैं उन्हें मुख्य धारा में आर्थिक रूप से उनको सक्षम करा सकता हूँ। वेरी गुड, यही मैं जानना चाह रहा था कि आप अपने उस मैकेनिकल फील्ड का यूज करके क्या इनोवेशन करेंगे, क्या नया करेंगे आप जो अब तक नहीं हो रहा हो। चलिए ठीक है। सरकार ने और क्या उपाय किए हैं सरकार को जनता तक पहुंचाने के लिए राजस्थान में? सर वर्तमान में जो स्कीम्स हैं, छोटी छोटी स्कीम्स हैं और छोटे छोटे कार्य हैं, जैसा हम देखते हैं कि रात्रि चौपाल का आयोजन होता है। इसके अलावा सर प्रत्येक जिले में प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव इनकी नियुक्ति की गई है, मतलब प्रत्येक जिले को एक मंत्री दिया गया है जहां व्यक्ति अपनी जो जरूरतें हैं, अपनी जो समस्या है उनको लेकर आ सकता है, जो जिलाधीश होते हैं। और इसके अलावा सर अब एक नया नवाचार देखा गया है कि जो न्याय विभाग के माननीय जो न्यायाधीश महोदय हैं जिला स्तर पे और खंड स्तर पे, वो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जनता से जुड़ाव लेके उनकी समस्याओं को देख रहे हैं।
और जनता भी सर जो है रात्रि चौपाल के माध्यम से 181 जो संपर्क पोर्टल है उसके माध्यम से, जन सूचना पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायतों को, अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचा रही है। ठीक है, वेरी गुड। लोकपाल का नाम सुना है आपने? जी सर। कब कानून बना हमारे देश में लोकपाल के लिए? सर ये कानून 2013 में बना था सर। जी, कब से लागू हुआ? सर जो हाल ही में सर जो लोकपाल की नियुक्ति हुई थी 2019 में ही हुई थी सर, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ। उसके बाद से सर इसमें ये पूर्ण रूप से लागू। जी, वैसे तो लागू 1 जनवरी 2014 से ही हो गया था। सर मैं इसके बारे में मैंने पूरे से नहीं पढ़ा है, मैं यहाँ जाने के बाद बिल्कुल मैं इसके लिए पढ़ूंगा सर पूरा। ठीक है, मुझे ये बताएं कि लोकपाल ने किसी मामले में कोई फैसला सुनाया है, उसी मामले में पुनर्विचार याचिका दायर की जा सकती है, वो सुनने का अधिकार है लोकपाल के पास या नहीं है? सर पुनर्विचार याचिका माननीय उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में। लोकपाल नहीं सोच सकता पुनर्विचार याचिका? सर माफी चाहूंगा सर, मैंने इसके बारे में पूरा नहीं पढ़ा है सर, तो मैं बता नहीं पाऊंगा। नहीं, आज के न्यूज़पेपर में है इसलिए पूछ रहा हूं मैं आपसे। मैंने न्यूज नहीं पढ़ा सर। आज का न्यूज़पेपर, ये न्यूज में नहीं पढ़ पाया सर। आज का न्यूज़पेपर पढ़ा मैंने, लेकिन ये न्यूज में शायद तक मैं नहीं पढ़ पाया सर। अच्छा, लोकपाल के पास नहीं है अपने आदेश पर पुनर्विचार का अधिकार? मैं पढ़ूंगा सर। हमारे पहले लोकपाल है पीसी घोष, उनका कहना है, तो ये काफी बड़ी न्यूज है आज अखबार में। जी सर। चलिए, ठीक है ललित सर। ठीक, राजेश सर। हाँ मनीष जी, सुन पा रहे हैं? जी सर, नमस्कार। आपके बायोडेटा को देखा है मैंने, एक डिप्लोमा लिखा है आपने RSCIT, इसका फुल फॉर्म बताइए मुझे। राजस्थान स्टेट इंफॉर्मेशन कॉर्पोरेशन करके है सर, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। नहीं, आपने सीक्वेंस में नहीं बताया। राजस्थान स्टेट आगे कंप्यूटर, RSCIT, राजस्थान स्टेट कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कब शुरू हुआ ये? सर मैं जो इसका सन है मुझे सर याद नहीं है, माफी चाहूंगा। ये विश्व में ऐसे कौन कौन से देश हैं जहां पर इलेक्ट्रिक वाहन अभी प्रचलन में है? सर जर्मनी में और यूरोप की कुछ कंट्रीज हैं जहां पे, और ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पे सर इलेक्ट्रिक व्हीकल को इन्होंने अलाउ कर दिया है और काफी फेमस भी हो रहे हैं सर। भारत में भी सर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दिल्ली में कुछ जो बसें हैं उनको ट्राई किया गया है इलेक्ट्रिक के रूप में, और वो चल रही है। विश्व के बाकी देशों में क्या समस्या है? इनका प्रचलन बहुत अभी कम हो रहा है। सर माफी चाहूंगा सर, इसके बारे में मैंने पढ़ा नहीं है सर, तो मैं बता नहीं पाऊंगा। अच्छा, भारत की बात करें तो भारत के बारे में तो बता ही सकते हैं। जी सर, भारत में इसका स्कोप बहुत अच्छा है सर, और जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अभी इतना फेमस नहीं हुआ है, लेकिन जो पर्सनल व्हीकल्स हैं उसमें ये फेमस हुआ है। कुछ समस्या इसमें है, जो 3-4 समस्या है। पहली समस्या सर है चार्जिंग पॉइंट्स की, दूसरी समस्या है सर इलेक्ट्रिकल व्हीकल के पार्ट्स अवेलेबिलिटी की, और तीसरी समस्या सर ये है कि इनकी जो स्पीड है उसमें कुछ कमी है, और चौथी समस्या है सर लोडिंग कैपेसिटी की। तो ये 4 जो बेसिक समस्या है, इनका अगर निदान हो जाता है तो भारत में ये बहुत ही फेमस होंगी और इनका बहुत अच्छा स्कोप भी है। क्यों जरूरत है भारत में इलेक्ट्रिक वाहन? सर जैसा हम भारत की जो अर्थव्यवस्था देखते हैं और रिपोर्ट पढ़ते हैं, उसमें देखा जाता है कि एक पहली समस्या इसमें ये है क्योंकि भारत तेल का बहुत अधिक आयात करता है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी बात नहीं है। दूसरा सर जो पोल्यूशन का जो उत्पादन है प्रदूषक गैसों का, वो बहुत बढ़ रहा है। और तीसरा सर ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अगर इस तरह से होता है तो सरकार का भी जो व्यय है वो कम होगा, और सरकार जो वो पैसा होगा वो विकास कार्यों पे खर्च कर पाएगी। तो इस तरह से सर इसकी आवश्यकता अधिक देखी जाती है। स्मॉग टावर क्या होता है? स्मॉग टावर
स्मोक टावर्स। जी। जी सर, मैं इसके बारे में सर मुझे ध्यान नहीं है, मैं यहाँ से जाने के बाद जरूर इसके बारे में पढ़ूंगा सर। डॉलर वैश्विक मुद्रा क्यों डॉलर? बाकी भी मुद्रा है, यूरो है, पाउंड है, डॉलर ही सबसे मजबूत क्यों, या वैश्विक अर्थव्यवस्था के उसमें क्यों है सबसे ज्यादा विचलन? सर जो डॉलर है वो उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे स्वीकारोक्ति है उसकी, और क्योंकि हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में जो अमेरिका है वो उसकी भागीदारी उसकी जो अंश हिस्सेदारी है वो अत्यधिक है, और जो उसका व्यापार भी विश्व के लगभग सभी देशों से होता है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझौता के स्तर के कारण डॉलर की सिक्योरिटी अधिक होने के कारण डॉलर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में स्थापित हुआ है। हाँ, रुपए से तुलना करें तो कितने रुपए का होगा लगभग $1 अभी? सर वर्तमान में जो रेट है इसकी वेरी करती है, लेकिन अभी शायद तक 72 से 73 रुपए पे $1 का सर है। ये खालिस्तान क्या है? खालिस्तान सर खालिस्तान का जो कंसेप्ट है ये 1980 के बाद के जो वर्ष थे उसमें ये डेवलप हुआ था। मुख्य रूप से सर जो पंजाब का जो हिस्सा है, पंजाब है, वहाँ पे एक अलग प्रांत की मांग थी, अलग राष्ट्र की मांग थी पंजाब से ही, जिसे दिवंगत माननीय प्रधानमंत्री महोदया श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपने सूझबूझ और वहाँ उसमें के रणनीतिक नीति के माध्यम से इसको खत्म किया और भारत को अखंड रखा। खत्म कर दिया? तो अभी चर्चा में कैसे? आज मैं आपसे ये प्रश्न क्यों पूछ रहा हूँ? जी सर, अभी हाल में देखा गया है कि कुछ व्यक्ति और संगठन ऐसे हैं जो वापस इसमें सक्रिय हुए हैं और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इसकी मांग सर उठती रही है, लेकिन भारत की जो अखंडता है वो ऐसी है कि ये जो मांग है वो कुछ लोगों के निजी हित के लिए है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है और ऐसा होगा भी नहीं सर, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। ये बताइए यूपीआई क्या होता है? यूपीआई सर यूपीआई एक ऑनलाइन पेमेंट का एक ऐप या सर एक प्लेटफॉर्म है, यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेरेंस करके इसका सर फुल फॉर्म है, जिसको सर भीम ऐप में या फिर जो दूसरे ऐप्स हैं पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, इसमें भी इसका यूज होता है। अंतिम प्रश्न मेरा, जी सर। BSNL, जी सर। BSNL पिछड़ क्यों गया निजी कंपनियों से, या भारत सरकार ने अभी क्या प्रयास किए हैं BSNL को वापस मजबूत करने के लिए? सर BSNL हम कह सकते हैं कि निजी कंपनी से पिछड़ा है। उसके कुछ कारण हैं। सबसे पहला कारण यह है कि जो तकनीक में परिवर्तन करना चाहिए था समय के साथ में, वो परिवर्तन नहीं हुआ। दूसरा सर, जो BSNL कंपनी है इसमें जो कार्मिक थे वो पहले से जो लगे हुए थे वो कार्मिक थे, जिसकी वजह से अत्यधिक जो वेतन पे और जो दूसरे एक्सपेंडिचर है उस पर खर्च हो रहा था। तीसरा सर, जो पे मतलब जो बिड वेच है उसमें उच्च रूप से इसने क्रय में या फिर ध्यान नहीं दिया, तो ये कारण था जिससे ये पिछड़ गया। और चौथा सर, इसमें एक और कारण है कि जो अपने ग्राहक हैं उनको आकर्षक स्कीम्स के माध्यम से ये आकर्षित भी नहीं कर पाया। भारत सरकार ने इसमें सुधार करने के लिए अभी जो वर्तमान में हालिया प्रयास किए हैं उसमें हम देखते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर का जो जाल है वो वर्तमान में बिछाया जा रहा है और कुछ ही समय में वो पूर्ण रूप से बिछा लिया जाएगा। दूसरा सर, भी हमने देखा कि एक सामूहिक सेवानिवृत्ति दी गई थी जनवरी के माह में, जिसमें ऐसा आया था कि 5 से 6 हजार जो BSNL कर्मचारी हैं उनको शैक्षिक सेवानिवृत्ति दी गई थी। इससे प्रत्यक्ष रूप से BSNL पे का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम होगा। तीसरा सर, BSNL भी अब जो इंटरनेट पैक्स में जो देखते हैं जो नए नए प्लान हैं वो अच्छे ला रही है, तो धीरे धीरे इसका भी ग्राफ बढ़ रहा है। और चौथा सर, हम देखते हैं कि जो सरकारी विभाग हैं उसमें भी अब और अधिक सजगता से और अधिक इनोवेटिव तरीके से नई नई प्लान्स के माध्यम से उनको आकर्षित किया जा रहा है। तो भविष्य में हम कह सकते हैं कि BSNL भी जो निजी कंपनियां हैं उनको टक्कर देगी और उनसे प्रतिस्पर्धा कर पाएगी। सरकारी इच्छा शक्ति का अभाव कुछ बताएंगे इसमें? जी सर, मैं सुन नहीं पाया।
अभी मैं बोल रहा हूँ बीएसएनएल की जो दुर्दशा है उसमें सरकारी इच्छा शक्ति का कोई रोल है क्या? सर ऐसा हम नहीं कह सकते कि सरकार की कोई इच्छा शक्ति इसमें अच्छी नहीं थी। सरकार अपने स्तर पे अपने जो संसाधन है उनके माध्यम से प्रयास करती है कि जो उसके निगम है वो अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन सर वित्त की कमी देखी जाती है सरकारी क्षेत्र में भी, और जो निजी क्षेत्र हैं उनके पास वित्त की कमी नहीं होती है, वो अच्छे से इन्वेस्ट कर पाते हैं। इसलिए कुछ समस्या बीएसएनएल में हुई थी, लेकिन सरकार उनको दूर कर रही है और बीएसएनएल को पुनः उठा रही है। जी ललित जी मनीष जी, जी सर। अच्छा ये बताएं कि किन मूल्यों को गांधीवादी मूल्य कहा जाता है? सर सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य, ये 5 सिद्धांत थे। इसके अलावा सर एकादश व्रत थे और 7 पाप भी बताए गांधी जी ने। इन मूल्यों को सर गांधी जी के मूल्य कहा जाता है। अच्छा, क्या वर्तमान में गांधीवादी मूल्य प्रासंगिक है? सर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गांधीवादी मूल्य बहुत ही प्रासंगिक हैं और वो उदाहरण दीजिए, बताइए, स्पष्ट कीजिए। सर जैसे अस्तेय है और परिग्रह है। सर अपरिग्रह में हम देखते हैं गांधी जी कहते हैं कि अपनी आवश्यकता से अधिक का संग्रह गलत है। वर्तमान में संसाधन सीमित हैं और हम अगर अपनी आवश्यकता से अधिक संसाधनों का संग्रहण करते हैं तो हम किसी का हक मारते हैं, जो गलत है और पर्यावरण के लिए भी नुकसानदेह है। अस्तेय सर जो है वो चोरी नहीं करने के लिए कहा है। सर हम वर्तमान में देखते हैं कि सांस्कृतिक रूप से देखते हैं या फिर साहित्यिक रूप से देखते हैं, जो आप हम देखते हैं सर, व्यक्ति दूसरों की जो रचनाएं हैं उनको चुराता है, तो ये इसको सोच भी रखना गलत है। जब हम देखते हैं बजरी खनन है, बजरी खनन में बजरी की चोरी हो रही है, तो वो भी सर मूल्यों के अवमूल्यन के कारण हो रही है। अहिंसा हम देखते हैं सर कि सामूहिक भीड़ जो है वो मॉब लिंचिंग देखते हैं, मॉब लिंचिंग में हिंसा करती है, कानून अपने हाथ में लेती है, वो भी गलत है। गांधी जी इसके लिए मना करते हैं। ब्रह्मचार्य में हम देखते हैं सर वर्तमान में जो युवा पीढ़ी है वो नशीली पदार्थों का सेवन करती है और गलत रास्तों पे जाती है, जिससे आने वाली पीढ़ी नष्ट हो रही है। तो ब्रह्मचार्य का पालन भी जरूरी है। अच्छा आंसर दिया। अच्छा बताएं, कर्तव्य क्या होता है? कर्तव्य सर कर्तव्य हमारी स्थिति, हमारी परिस्थिति और हमारा जो पद है उस पर हमारे दायित्व हमको निर्धारित किए गए हैं, उनकी पूर्ण रूप से और पूर्ण इच्छा शक्ति से पालना ही हमारा कर्तव्य होता है। ठीक है। अच्छा, आपने अपना जो हॉबी लिखा है वो हिंदी कविता लेखन लिखा है? जी सर। आप खुद भी कविता लिखते हैं? जी सर, मैं लिखता हूँ और मैंने काफी कविताएं लिखी भी है। अच्छा बताइए, किसी कविता की 4-5 लाइन बताइए जो आपने। सर एक बहुत सर जो एक बहुत ही कविता मुझे बहुत अच्छी लगती है, कविता है मैं लिखी है, वो माँ के रूप में है कि जमाने भर की कितनी मुश्किलें दिन रात रहती हैं, बुरी नजरें भी तो करती आघात रहती हैं, किसी की बददुआएं भी मेरा कुछ कर नहीं सकती, मेरी माँ की दुआ भी तो मेरे साथ रहती है। आप बढ़िया लिखी है आपने, थैंक यू सर। काफी अच्छी कविता लिखी है। थैंक यू सर। कि हिंदी कविता लेखन का पिता किसको कहा जाता है? पितामह या पिता? सर अगर आपकी अनुमति हो तो सर मैं इसमें आश्वस्त नहीं हूँ, लेकिन मैं अनुमान लगाना चाहूंगा सर। बताइए। सर रामधारी सिंह जी दिनकर को सर। अच्छा ये बताएं कि मांडना क्या होता है? मांडना सर मांडना राजस्थानी जो लोक संस्कृति है, इसमें हम इसमें गेरू के माध्यम से घरों के ऊपर कलात्मक आकृतियां बनाई जाती हैं त्योहारों के दौरान, त्योहारों पर। ठीक है। अच्छा बताएं मगरा क्या होता है? मगरा सर मगरा जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं और जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे होते हैं, बीच में कुछ समतल भूमि होती है, वहाँ गांव होते हैं, और जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको मगरा बोलते हैं सर। कौन सा क्षेत्र राजस्थान मगरा कहा जाएगा? सर राजस्थान के अंदर जो दक्षिण राजस्थान में हम देखते हैं, राजसमंद जिला, पाली का कुछ हिस्सा, दक्षिणी उत्तरी उदयपुर और अजमेर का जो दक्षिणी हिस्सा है, ये पूरा जो बेल्ट है ये मगरा क्षेत्र में आता है।
एक कार्यक्रम था मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जी सर, मगरा विकास कार्यक्रम था। बता पाएंगे इसके बारे में? जी सर, मगरा विकास कार्यक्रम जो है, मगरा विकास बोर्ड की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा 2005 में की गई थी। जो इसके अंतिम जो अध्यक्ष थे वो माननीय श्री हरि सिंह जी रावत थे। इसका सर मुख्य उद्देश्य था जो मगरा क्षेत्र के जो उपखंड हैं, तो गांव हैं, उनका विकास करना, उसमें रोड, पानी और शिक्षा जैसे स्कूल, ग्राउंड का विकास करना। एक नशा की भी प्रवृत्ति पाई जाती है इस क्षेत्र में, उससे उनको दूर करना। भीम, देवगढ़, ब्यावर, सोजत और ये अजमेर का जो ब्यावर है, ये कुछ तहसीलें हैं जो इस मगरा क्षेत्र में सम्मिलित थी। राइट। अच्छा, ये बताइए कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ में क्या अंतर है? कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ। सर विजय स्तंभ महाराणा कुंभा ने सर बनाया था। अपनी जो गुजरात के जो शासक थे उनको हराने के उपरांत बनाया था सर। गुड, अच्छा सर। हाँ, नेक्स्ट इसमें सर कीर्ति स्तंभ के बारे में सर मैं माफी चाहूंगा, मैं भी याद नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। अच्छा, अभी आपने कहा कि आपके क्षेत्रों के जो भील लोग हैं उनके लिए आप कार्य करेंगे, तो भील जनजाति के बारे में कुछ बता पाएंगे आप? जी सर। भील जनजाति की संस्कृति इत्यादि के बारे में जी सर बताएं। सर, भील जनजाति मुख्य रूप से दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ जिलों में पाई जाती है। जनसंख्या के लिहाज से राजस्थान की दूसरी जनजाति है और राजस्थान की आदिम जनजातियों में शामिल है। मुख्य रूप से सर उनका कृषि है, कृषि ही इनका आर्थिक रूप से आर्थिक आधार है इनका। सर इनके घरों को क्रू बोलते हैं, इनमें नाता प्रथा प्रचलित है। इसके अलावा सर गौरी इनका मुख्य लोक नृत्य है। इसके अलावा गौरी के अलावा सर हाथी बना, द्विचक्र, नेजा इनका खेल नृत्य है। सर ये पूर्ण रूप से वनोत्पाद पे निर्भर रहते हैं। राइट। और अच्छा, ये बताएं कि भीलों के विवाह संबंधी जो प्रथाएं हैं, विवाह संबंधी या तलाक संबंधी कोई प्रथा है, बता पाएंगे उसके बारे में? सर एक छेड़ा फाड़ना प्रथा है जो तलाक संबंधित है। छेड़ा फाड़ना और जी सर। क्या होता है छेड़ा फाड़ना? सर छेड़ा फाड़ना में सर जो आम बोलचाल में हम बोलते हैं तलाक में, छेड़ा फाड़ना में होता है सर कि जब स्त्री या जो स्त्री है उससे स्त्री से जब पुरुष तलाक लेना चाहता है तो उसकी जो साड़ी का जो ओढ़नी का एक पल्लू होता है उसको फाड़ के और वो उसको फाड़ देता है और उसको अलग ले जाता है। तो ये एक प्रथा है जिसमें माना जाता है कि इसके तलाक लेना चाहता है। सर बताएं कि जो राजस्थान विधानमंडल है, राजस्थान विधानमंडल, इसका जो कितने अंग हैं उसके, राजस्थान विधानमंडल के? सर राजस्थान विधानमंडल के वर्तमान में 2 ही अंग हैं, राज्यपाल और विधानसभा। विधान परिषद के लिए वर्तमान में एक प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास लंबित है, जिसके लागू होने के बाद 3 अंग हो जाएंगे, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद का अनुच्छेद बता पाएंगे? किस अनुच्छेद के तहत विधान परिषद की स्थापना की जाती है? सर जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ 266 है सर। अच्छा, ये बताएं कि कुंभलगढ़ दुर्ग किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? सर गोगुंदा और बोराट केव। और कोई? सर मैं तो समझ लूंगा याद करने के लिए। अच्छा, बताएं कि प्रजामंडल आंदोलन राजस्थान में जो शुरू हुआ था, प्रजामंडल आंदोलन, उसके क्या कारण थे? सर इसके 3-4 मुख्य कारण थे। जो प्रथम कारण था वो था जो किसान थे, किसानों का शोषण। दूसरा कारण था सर जो जागीरदार थे उनकी अत्यधिक सक्रियता और जो शासक थे उनकी निष्क्रियता। तीसरा कारण था सर तत्कालिक जो नेता थे स्थानीय स्तर के, उनकी सक्रियता। चौथा कारण था सर इसके अंदर जो उसमें की जो राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित कांग्रेस थी, हरिपुरा अधिवेशन के बाद में उसने प्रजामंडल को सहयोग देना शुरू कर दिया था।
तो ये कुछ 4-5 कारण थे जिनके कारण प्रजामंडल आंदोलन ने अपना सक्रिय योगदान राष्ट्रीय आंदोलन में दिया। नहीं, अच्छा आंसर दिया आपने, गुड। जी सर, उपाध्याय सर। हाँ जी, मनीष कुमार जी, जी सर। आपका ओवरऑल बहुत अच्छा प्रदर्शन था, बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया आपने। कुछ बातें ऐसी, एक तो आप सेंटेंस तोड़ देते हैं बीच में, आपके शब्द खा जाते हैं, शब्द सुनाई नहीं देते पूरे, तो आप धीरे धीरे बोलेंगे मेरे ख्याल से तो ज्यादा अच्छे सुनाई देंगे आपके। कुछ आप का जो ये सामान्य ज्ञान और इतिहास, सामान्य इतिहास के बारे में जो जानकारी होनी चाहिए जरूरी, वो आपको नहीं है महाराणा प्रताप के बारे में। तो ये कुछ जानकारी, कीर्ति स्तंभ के बारे में आप नहीं बता पाए, आप मेवाड़ के रहने वाले हैं, है ना। खनन नीति के बारे में आप नहीं पता, ये थोड़ी थोड़ी बातें जो आपको जरूरी है। एक तो आपको शब्दों का ध्यान रखना है, शब्द धीरे धीरे बोलने हैं, आपके शब्द बीच बीच में टूट जाते हैं, है ना, ये आपका माइनस पॉइंट है। बाकी जैसे कुछ जो सामान्य ज्ञान के सवाल हैं, करंट अफेयर्स के सवाल हैं, है ना, वो आप उसका जवाब ठीक से नहीं दे पाए। इसका मतलब ये कि आपने कम से कम 21 बार बोला था कि मुझे जानकारी नहीं है, मैंने नहीं पढ़ा है, मैं पढ़ूंगा, है ना। तो ये कब पढ़ोगे आप, समय तो कम है ना। ओवरऑल परफॉर्मेंस आपकी अच्छी है, कई सवालों के जवाब आपने बहुत अच्छे दिए, है ना, इसलिए आप बिल्कुल निराश तो बिल्कुल ना हो। बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ आपका, आपको मेरी शुभकामनाएं हैं। कई सारे सवालों के जवाब, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आपके, कुछ सवालों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, स्पष्टता होनी चाहिए उत्तर में, वो स्पष्टता देखने को नहीं मिली। जैसे स्मोक टावर्स के बारे में आप नहीं बता पाए, इसी तरह। तो मेरा मतलब ये है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें, सरकार की योजनाओं के बारे में पढ़ें, है ना, थोड़ा समय निकालें। अगर आपके पास समय नहीं है तो इंटरव्यू देने के लिए थोड़ा समय निकालें, और 1 या 2 मॉक इंटरव्यू आप ललित जी के साथ और निर्धारित करें, है ना। यू विल गेट क्लियर। आपको शुभकामनाएं, आप आश्वस्त रहें, आपका अच्छा प्रदर्शन था, ओवरऑल आपका जो परफॉर्मेंस था वो ठीक था। थैंक यू। जी सर, अतुल सर। जी मनीष जी, बिल्कुल ओवरऑल अच्छा है, आपका सिलेक्शन होना चाहिए। लेकिन जैसा सर ने बताया, और मुझे लगा भी कि न्यूज़पेपर ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं अभी भी आप। सर वो पिछले 12 दिन से सर कोविड पॉजिटिव था सर, मैं अभी क्वारंटाइन था, आज ही आया हूँ। ओके तो सर वो इसलिए वैसे समस्या हो गई कुछ। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, आप ठीक हैं, आप स्वस्थ हैं? बिल्कुल सर, मैं स्वस्थ हूँ, अभी होम क्वारंटाइन हूँ सर अभी मैं। तो अब शुरू किया ऑफिस में, 12-15 दिन से बिल्कुल डिस्टर्ब था मैं। चलिए तब तो होम क्वारंटाइन है, तो ये तो इसको पॉजिटिव सेंस सर, ये मेरा सर आपदा में अवसर है सर। बिल्कुल वही आपदा में अवसर है ये तो। अब अच्छा, भगवान ने चाहा पूरे टाइम पढ़िए बैठ के अपना क्वारंटाइन। बिल्कुल सर, बस ठीक है, तो इसलिए न्यूज़पेपर पढ़िए अच्छे से। और जो पहला मेरा प्रश्न था, कितना बाद में, जब बार बार मैंने आपको बार बार हिंट दिया, बार बार, तब लास्ट में जाके आप वहां पहुंचे। जी सर, कि आप क्या इनोवेटिव करेंगे, क्योंकि आपने जब ऐसा सुझाव दिया है कि राजसमंद में आप ये करना चाहते, तो नेचुरल सी बात है, सबसे पहला प्रश्न आपसे यही है कि खुद आप कैसे करेंगे ये बताएं। और उसके लिए कुछ ब्लूप्रिंट, कुछ एक नया आइडिया होना चाहिए। आप चूंकि इंजीनियर हैं, बीटेक हैं, तो इसलिए और अपेक्षा की जाती है आपसे कि उसके माध्यम से कुछ आप ऐसा करें जो अब तक नहीं हो रहा हो। ठीक है, बाकी ओवरऑल अच्छा है, जो सर ने बताया उन चीजों को ध्यान रखें। जी राजेश जी मनीष जी, जैसा कि उपाध्याय सर ने बताया, आपकी टोन थोड़ी सी धीमी करिए, बहुत वाक्य टूट रहे हैं आपके, ठीक है, तो इसका अभ्यास कीजिए आप, ठीक है। संतुलित हो, आपके जो उत्तर हो बिल्कुल संतुलित टोन में हो, ठीक है। और करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। बाकी आपका इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है उस पर जरूर प्रश्न पूछे जाएंगे। राजस्थान जीके में भी थोड़ा सा और सुधार करिए, ठीक है। और काफी अच्छा रहा, ठीक है। चलिए जी मनीष जी, आपके व्यक्तित्व के सकारात्मक पक्ष ये हैं कि आप काफी अनुशासित और संतुलित लगते हैं, और आवाज आपकी काफी अच्छी है। उसको थोड़ा और आवाज को सॉफ्ट बनाएं, जो अच्छी होते हुए भी थोड़ा लगता है कि काफी फास्ट है, तो उसको थोड़ा सॉफ्ट बनाएं। और जैसा कि उपाध्याय सर ने कहा है, आपका वाक्य संरचना कहीं कहीं टूटती नजर आती है, या
एक्सेंट जो आपका है वहाँ का क्षेत्रीय एक्सेंट का प्रभाव लगता है। जो शैली है आपकी बोलने की शैली, उसमें क्षेत्रीय प्रभाव नजर आता है। तो थोड़ा धीरे धीरे बोलेंगे आप, स्पीड कम रखेंगे तो अच्छा उत्तर दे पाएंगे। और ये नहीं कि मैंने इतिहास नहीं पढ़ा है या वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, ये सब आपने निश्चित रूप से पढ़े हैं, तभी प्री और मेंस क्लियर हुआ। तो ये सब्जेक्ट आपके प्री में भी रहे, मेंस में भी रहे, तो आप ये उत्तर आपसे अपेक्षा नहीं होती है कि आप ये कहें कि मैंने नहीं पढ़ा। और बाकी आपको बता ही चुके हैं, क्षेत्रीय ज्ञान अच्छा है। और जैसा कि अतुल सर ने कहा है, आपदा में अवसर मिला है और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा जी।